सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है भागवत सीरीज के रास्ते हैं बिजनेस डे 5 पार्ट नंबर 1 बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर हमने चालू किया। चैप्टर नंबर 4 इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इस पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे पहली सर्विसेज जो हम उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विसेज के इस पार्ट में, वो है टेलीकॉम सर्विसेज। सबसे पहले इसमें आता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज हम सबको पता है भाई, जिस फोन से आप मेरे को देख रहे हो, जिस फोन से हम बात करते हैं, वो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में आती है। ऐसी सर्विसेज जो वॉइस मेल, टेक्स्ट मेल, डाटा वगैरह सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है, सारी चीजें इंक्लूड करती है, वो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में आती है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज की बात करी जाए तो ये वो हमारे घर में जैसे पुराने होते थे ना, कौन से लैंडलाइन फोन्स, वो वाले फोन्स इसमें आते हैं। इसमें वही सारा काम है जैसे सेल्यूलर मोबाइल फोन का है, जैसे हम इस मोबाइल से करते हैं, बस हमारे वाले मोबाइल सैटेलाइट ऑपरेटेड होते हैं, ये वाले एक वायर से, लाइन से कनेक्टेड होते हैं। केबल सर्विसेज की बात करूं तो हमारे घर में पहले आते थे ना, आपके यहाँ सेट टॉप बॉक्स भी होगा अगर तो आएगा एक काले रंग का तार, ब्लैक तार आता है ना, पूरा खींच के पूरे घर में से, और पीछे जाके वो डेस्क उसमें सेट टॉप बॉक्स में लग जाता है। तो केबल सर्विसेज मतलब केबल के थ्रू जो सर्विसेज हम मिलती हैं वो केबल सर्विसेज आती है। बेसिकली एंटरटेनमेंट के पर्पज से ज्यादा यूज होता है, वन वे एंटरटेनमेंट, कि वहां से मैसेज आ सकता है, बस आप बस टीवी के सामने ऐसे बैठ के देखते रहो और आपका इसमें और कोई काम नहीं है, आप कुछ रिप्लाई बैक नहीं दे सकते, तो वो केबल सर्विसेज के अंदर आ जाता है। और सेट टॉप बॉक्स जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो आता है अगली DTH सर्विसेज के अंदर, जहां पे एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही ये चीजें, एडवर्टीजमेंट के पर्पज से सर्विसेज काम आती है, लेकिन ये लाइन बेस्ड नहीं, कोई वायर बेस्ड जैसे ऊपर केबल लाइन बेस्ड नहीं, ये सैटेलाइट बेस्ड है, तो ये और ज्यादा थोड़ी एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो ये टेलीकॉम सर्विसेज में आता है। और नेक्स्ट सर्विसेज जो हम उठा रहे हैं वो है इंश्योरेंस। ये लास्ट सर्विस है इस चैप्टर की, लेकिन काफी बड़ी भी है, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉस अकर्ड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स। देखो भाई, प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉस का क्या मतलब? कोई भी लॉस होगा तो उसको गुड बनाने का, मेकिंग लॉस गुड, मेकिंग लॉस गुड। लॉस तो वैसे नेगेटिव होता है ना, अच्छा होता नहीं है किसी को भी अगर लॉस होता है तो, लेकिन मेकिंग लॉस गुड का मतलब है कि अगर सामने वाली पार्टी को कोई लॉस हो जाता है तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा और उसका लॉस खत्म करूंगा। अगर उसको 50 लाख का लॉस हुआ तो मैं 50 लाख दूंगा, उसे 1 लाख का लॉस हुआ तो मैं 1 लाख दूंगा, उसे 50 रुपए का लॉस हुआ तो मैं 50 रुपए दूंगा, लेकिन मैं लॉस को गुड बनाऊंगा, लॉस उसको होने नहीं दूंगा, उसको कहते हैं मेकिंग लॉस गुड। और इंश्योरेंस के फीचर में यही आता है कि प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉस, लॉस के बदले में पैसा देना, अकर्ड ड्यू टू, और वो लॉस कैसा होना चाहिए? मैन मेड या नेचुरल फैक्टर्स। ऑब्वियसली सारे लॉस या तो मैन मेड होंगे या नेचुरल होंगे, ठीक है, इन दोनों के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, फैक्टर से ही होना चाहिए। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, ये था मीनिंग, नीचे आ रही है डेफिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन? मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डेफिनेशन जैसी है आपको वैसी की वैसी ही लिखनी पड़ेगी। काफी लंबी डेफिनेशन है, एक बार में याद नहीं होगी तो इसको 2-3 बार पढ़ना। डेफिनेशन शुरू होती है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और है बेसिकली, नॉट ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी एग्रीज टू पे अ कंसिडरेशन। वन पार्टी एग्रीज, दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक पार्टी एग्री करती है, मान जाती है कि मैं कंसिडरेशन दूंगी। कंसिडरेशन मतलब बदले में धनी भाई विल पे अ कंसिडरेशन ऑन एन ऑफ एन एग्रीड अमाउंट, एक एग्रीड अमाउंट, तो अमाउंट पहले से ही तय कर रखी है, पहले से ही एग्री कर रखी है, टिल अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर पार्टी। तो मैं दूसरी पार्टी को पैसा दूंगी, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पैसा दूंगी, एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा दूंगी, ऐसा एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी को, हु प्रोमिसेस टू मेक गुड अ लॉस। और ये जो दूसरी पार्टी है ये बदले में क्या दे रही है? ये प्रॉमिस करती है कि मैं लॉस को गुड करूंगी, टू मेक गुड अ लॉस। ये अभी हमने बात किया, लॉस को गुड करने का मतलब क्या होता है? लॉस, डैमेज और इंजरी टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू। तो कोई भी सामान, एनीथिंग ऑफ वैल्यू मतलब कोई भी ऐसा सामान जो कुछ वैल्यू रखता हो इमोशनल टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में, उसके अगेंस्ट, उसके बदले में अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है, तो उसके बदले में जो भी लॉस होगा, जितने का भी होगा, मैं उतना तो मैं कंपनसेट करूंगा आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी तुम क्या करोगे? तुम अभी मेरे को क्या कंसिडरेशन दोगे? एक पर्टिकुलर अमाउंट की, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक।
बेसिकली आपने इंश्योरेंस सुना ही होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जाती है, तो जो वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके घर वाले भी देते होंगे तो वो आता है कंसिडरेशन। आप वो पार्टी हो जो इंश्योरेंस करवा रही है और सामने वाली कंपनी जिसको प्रीमियम जा रहा है वो पार्टी है जो इंश्योरेंस कर रही है। तो जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है उसको कहते हैं इंश्योर, जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है उसको कहते हैं इंश्योर्ड, क्योंकि उसका इंश्योरेंस हो रहा है, वो इंश्योर हो रही है तो उसको कहते हैं इंश्योर्ड। और जो इंश्योरेंस कर रही है पार्टी उसको कहते हैं इंश्योरर। इंश्योरर जो कर रही है और इंश्योर्ड मतलब जो हो रही है। तो जो पार्टी इंश्योर्ड हो रही है वो इंश्योर्ड और जो इंश्योर कर रही है वो इंश्योरर। तो आप क्या हो, आप इंश्योर्ड हो, सामने वाली पार्टी इंश्योरर। बहुत सारे एग्जांपल है, LIC जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है, इंश्योरेंस देती है तो वो इंश्योरर है। और हम में से कोई भी जाके LIC कोई पॉलिसी खरीदता है तो वो इंश्योर्ड है, ठीक है। तो हम लोग पैसा देते हैं बदले में, और वो लोग बेसिकली होता क्या है कि मैं मानता हूं कि मैं LIC को 10 साल तक 10,000 रुपए हर महीने दूंगा, और जब भी मान लो जब भी मेरे घर पे कोई दिक्कत आएगी, मेरा घर टूटेगा या व्हाटएवर कुछ भी होता है, या मेरे गोदाम में पड़ा हुआ माल जलेगा या कुछ भी हो जाता है, मेरी शिप डूब जाती है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू को अगर कोई लॉस होता है तो वो LIC मेरे को पैसा देगी। कितने का पैसा देगी वो डिसाइड करना पड़ेगा, वो बाद की बात है, बाद का टॉपिक है समझने के लिए, लेकिन वो समय आने पे LIC मेरे को पैसा देगी। अभी मैं LIC को पैसा दूंगा अगले 10 साल तक, और 10 साल बाद मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, 10 साल बाद मैं पैसा देना बंद कर दूंगा। लेकिन जब भी मेरे घर पे लॉस होगा, जब भी मेरे को लॉस होगा, तब मैं भागा जाऊंगा LIC के पास और उससे पैसे लेके आऊंगा कि याद कर मैंने तेरे को एक बार पहले 10 साल तक 10,000 रुपए हर महीने दिए थे, अब मेरे को लॉस हुआ है, ला मेरे पैसे निकाल। ऐसा करके पूरा ये गेम चलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या जरूरी बातें हैं जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ टॉपिक हमसे कहता है कि इंश्योर्ड मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, कि जो बंदा अपने इंश्योरेंस करा रहा है वो सारे फैक्ट्स क्लियरली बताना चाहिए किसे, इंश्योरर को। कुछ भी नहीं छुपाना है, सारी चीजें बतानी है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इंश्योरर की ड्यूटी ये है कि वो फुल मस्ट मेक ऑल TNCs मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर। सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम अपने के लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है ना, कि मैं किसी बंदे की लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, ऐसा तुम किसी की लाइफ को भी इंश्योर्ड करवा सकते हो कि अगर वो बंदा आगे जाकर मर जाता है या उसको कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उसका बिल पे करती है, तुम्हें कुछ नहीं देना होता। और अगर वो बंदा मर जाता है तो बदले में आपने जितने पैसे जमा कराए थे वो सारे पैसे आपको मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं हार्ट का मरीज हूं और मैंने हार्ट अटैक का इंश्योरेंस करवा रखा है और ये बात मैंने सामने वाले को बताया भी नहीं कि मैं हार्ट का मरीज हूं, तो उस केस में फिर अटमोस्ट गुड फेथ नहीं लेगा, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट थी बतानी, भाई तुम हार्ट अटैक का इंश्योरेंस करवा रहे हो और यही नहीं बता रहे कि तुम दिल के मरीज हो, तो फिर तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। तो अगर ये अटमोस्ट गुड फेथ नहीं होगा तो इंश्योरर के पास सामने वाली पार्टी जो कंपनी है, जो LIC वाली जो कंपनी है, हम अभी एक सारे एग्जांपल में LIC मानते हैं, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो LIC जो है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो तुम्हारा इंश्योरेंस कैंसिल कर सकती है, क्योंकि तुमने सारी बातें उसको पहले नहीं बताई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर। मतलब जिस भी चीज को इंश्योर करवा रहे हैं, किसी की लाइफ को इंश्योरेंस करवा रहे हैं, किसी चीज को इंश्योर करवा रहे हैं, उसके अंदर इंश्योर्ड का जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? हैव इंटरेस्ट इन इट्स प्रिजर्वेशन, मतलब उस चीज का सही सलामत रहने में उस बंदे का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई उस बंदे का फायदा होना चाहिए, सामने वाली चीज अगर ठीक ठाक रहेगी तो। एंड सफर्स ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट ही और शी इज इंश्योरिंग अगेंस्ट, मतलब वो चीज प्रिजर्व्ड रहे, सही सलामत रहे, इसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें आपका कोई फायदा होना चाहिए। और अगर कुछ चीज ऐसी हो जाती है जिसको आप इंश्योर करवा रहे हो, अगर वो चीज हो जाती है तो आपको लॉस होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि मैं हार्ट अटैक को इंश्योर करवा रहा हूं कि हार्ट अटैक से अगर मेरी मौत होती है तो मेरे घर वालों को इतना पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल। तो
अगर मैं जीवित रहता हूं तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की आती है। और अगर बाई चांस मेरे को हार्ट अटैक हो जाता है तो मेरे घर वालों को या मेरे को लॉस होगा। मेरे को तो खैर लाइफ का ही लॉस हो जाएगा, घर वालों को और ज्यादा लॉस होगा मान लो। तो उस केस में अगर जिस इवेंट को आप इंश्योर करवा रहे हो उस इवेंट हो जाता है तो आपको लॉस होना चाहिए, और जो भी चीज या लाइफ आप इंश्योर करवा रहे हो तो सही सलामत रहने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या कहता है कि इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड लॉस कॉज्ड टू हिम। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी लॉस अगर होने वाला होगा ऑब्वियसली, तो इंश्योरर की ड्यूटी ये है कि वो उस लॉस को एस्टिमेट करे, उस लॉस को अंदाजा लगाए कि भाई अगर ये घर जल जाता है तो इतने लाख का नुकसान होगा, अगर ये बिल्डिंग जल जाती है तो इतने लाख का नुकसान होगा, अगर ये सामान जल जाता है या खराब हो जाता है तो इतने 1000 का नुकसान होगा। ऐसे करके आप पूरा लॉस को एस्टिमेट करोगे और जब भी वो लॉस होगा तब इंश्योरर इंश्योर्ड को पैसे देगा। ये इंडेमनिटी कहती है। हालांकि ये इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी के मरने से कितना लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, भाई किसी की जान की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जितना भी पैसा इंश्योर्ड ने जमा करवाया होगा एज अ प्रीमियम, वो सारा का सारा पैसा उसको मिल जाएगा। वेयर एज दूसरे इंश्योरेंस में हो सकता है कि ज्यादा पैसा मिले, जितने का इंश्योरेंस करवाया था उससे ज्यादा पैसा मिले या उससे कम पैसा मिले। ये डिपेंड करेगा कि कितने का लॉस हुआ है। मान लो मैंने लॉस करवा रखा था कि इस कमरे में जितना भी सामान रखा है मैं उसका इंश्योरेंस करवाता हूं 1 लाख रुपए का, बराबर। अगर इस कमरे में जितना सामान रखा है उसमें आग लग जाती है तो मैं 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाता हूं। अब आग तो लगी, मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हो सकता है 1 लाख से ज्यादा का हो। उस टाइम पे जब आग लगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कब आग लगने वाली है, तो जब आग लगी उस टाइम पे मेरे कमरे में कोई शेयर्स के पेपर पड़े थे, वो शेयर्स के पेपर की वैल्यू अकेली 2 लाख की थी, तो उस केस में तो मेरा लॉस ज्यादा का हो गया। देन इन दैट केस भले ही मैंने 1 लाख का ही इंश्योरेंस करवा रखा हो तो लेकिन मेरे को 2 लाख प्लस बाकी सामान का पैसा मिलेगा। अगर मान लो कि ये सारा सामान जल गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये सारा सामान को अगर सही सलामत होता और इसको बेचने निकलते तो 50,000 60,000 से ज्यादा नहीं मिलता है इसका, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सिर्फ 50,000 60,000 ही वापस करेगी, पूरा का पूरा 1 लाख वापस नहीं करेगी, नो मैटर मैंने कितने का भी इंश्योरेंस करवा रखा हो। लेकिन इंडेमनिटी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर मैंने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया तो 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे, 2 लाख का कराया तो 2 लाख वापस मिलेंगे, 3 लाख का कराया तो 3 लाख वापस मिलेंगे। नेक्स्ट है सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है? आफ्टर द इंश्योरर हैज कंपनसेटेड द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस, आफ्टर द इंश्योरर हैज कंपनसेटेड मतलब सारा सेटलमेंट हो गया, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, जो चीज जलनी थी वो जल गई, जो चीज खराब होनी थी वो खराब हो गई, उसके बाद द राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर टू इंश्योरर। उसके बाद जितना भी सामान जला है उसकी राइट, उसका अधिकार, वो उसकी मालिकाना हक इंश्योरर का हो जाता है, मतलब जिसने पैसे दिए हैं उसका हो जाता है। इंश्योर्ड नाउ कैन नॉट टेक प्रॉफिट बाय सेलिंग द डैमेज आइटम। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी गाड़ी इंश्योर करवा रखी थी या किसी ने भी अपनी गाड़ी इंश्योर करवा रखी है, गाड़ी में लग जाती है आग, तो मैं गया भागा एलआईसी मेरी गाड़ी में आग लग गई, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, लाओ मेरा पैसा। तो एलआईसी ने पूरी गाड़ी देखी कि हाँ भाई आग लगी है, गाड़ी की डैमेज हुई है, अब ये चलाने की हालत में नहीं है, उसने मेरे को इंश्योरेंस का पैसा एस्टिमेट करके वापस कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि मैं क्या कहा, मैं गाड़ी जली हुई मेरे घर पे रखी थी या कहीं भी थी, मैंने उस जली हुई गाड़ी को देखा, उसके सारे पार्ट्स जो आधे अधूरे जले थे वो जाके बेच दिए और उससे 1 लाख रुपए और कमा लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर किसी चीज के बदले में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है तो फिर उस चीज का मालिकाना हक इंश्योरर का हो जाता है। तो अब ये गाड़ी वो एलआईसी वाले घर ले जाएंगे और उसको बेच के अगर कुछ भी रिकवर होता है तो अब वो एलआईसी वालों का है, तुम्हारा नहीं है। ये सबरोगेशन का प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ वन और मोर then one insurance taken against the same loss, it is called double insurance। अगर
अच्छा, अब क्या हुआ ना कि एक बंदा था पप्पू, और पप्पू ना बहुत ज्यादा शाना बन रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी गाड़ी का एक जगह 2 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया, एक जगह 4 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया, एक जगह 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, 1,15,00,000, एक जगह 15 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा कि अगर गाड़ी को कोई नुकसान भी हो जाता है तो मैं पहले 2 लाख वाले के पास जाऊंगा, उससे पैसे ले लूंगा, फिर 4 लाख वाले के पास जाऊंगा, उससे पैसे ले लूंगा, फिर 10 लाख के पास जाऊंगा, 15 लाख के पास जाऊंगा। इससे क्या होगा, सब लोग मेरे को पैसा दे देंगे और इतने इतने पैसे मिलेंगे कि मैं इससे बड़ी और नई गाड़ी खरीद लूंगा। लेकिन अब हुआ क्या, इंश्योरेंस वाले इस बात को समझ गए और उन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया कंट्रीब्यूशन का, जिसके अंतर्गत ये लिखा है कि इन दैट केस अगर डबल इंश्योरेंस है, मतलब आपने एक ही चीज का एक ही रीजन के लॉस की का अगर 2 या 2 से ज्यादा इंश्योरेंस करवा रखे हैं तो उसको डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। हालांकि आप 3 कराओ, 4 कराओ, 5 कराओ, बोला डबल इंश्योरेंस ही जाएगा, पता नहीं क्यों ऐसा। अच्छा, थोड़ा अटपटा सा पॉइंट है बट ठीक है। इन दैट केस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज गिवन बाय ऑल इंश्योरर्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच वन ऑफ देम। तो उस केस में क्या होगा, अच्छा अभी हमने ऊपर पढ़ा था सबरोगेशन की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अब पप्पू ने ऐसा किया तो 2 लाख पैसे लिया है, 4 लाख भी लिया है, 10 लाख भी लिया है, 15 लाख भी लिया है, लेकिन हुआ ये कि भाई वो सारे एक ही दिन आ गए गाड़ी ले जाने के लिए, क्योंकि अब गाड़ी तो इंश्योरेंस वालों की हो गई, तो अब गाड़ी जो जल गई वो तो इंश्योरेंस वाले ले जाएंगे। पप्पू को इस बात का पता नहीं था, तो पप्पू वो सारे एक साथ पहुंच गए गाड़ी लेने। अब उनमें हो गई लड़ाई कि नहीं मैंने इसको 2 लाख दिए, वो कहता है जी मैंने इसको 4 लाख दिए, वो कहता है जी मैंने तो 10 लाख दिए, वो कहता है मैंने 15 लाख दिया। अब सब में हो गई लड़ाई, केस गया कोर्ट में। अब पता चला कि पप्पू तो ज्यादा शाना बन रहा था, उसने एक ही चीज के 4 इंश्योरेंस करवा रखे थे। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि आप लोग पप्पू को पैसा तो दोगे, जितने का लॉस हुआ उतने दोगे। कितने का लॉस हुआ, मान लेते हैं 5 लाख का लॉस हुआ, तो 5 लाख रुपए दोगे, लेकिन 5 लाख रुपए आप उस रेशियो में दोगे जितना आपकी अमाउंट है। तो रेशियो का अमाउंट से क्या मतलब है कि 2 लाख का रेशियो निकलेगा 4 लाख इस टू 10 लाख इस टू 15 लाख। तो 2 लाख इस टू 4 लाख इस टू 10 लाख इंटू 15 लाख, 2:4 10:15, ये चारों ये रेशियो निकल लिया है 2:4 10:15। और फिर इसी रेशियो में ये 5 लाख रुपए जितने का लॉस हुआ था वो बटेगा और ये सारी कंपनीज अपने अपने प्रोपोर्शन का पैसा देंगी। तो सबको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना उनके हक में आता है, किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं, किसी को कम पैसा नहीं। तब ये कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल जाके पिक्चर में लगता है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका क्या मतलब है कि अगर लॉस एक या एक से ज्यादा रीजन की वजह से हुआ है, अगर लॉस एक या एक से ज्यादा रीजन की वजह से हुआ है, एक से ज्यादा कॉजेज की वजह से हुआ है, तो भाई आप पहले आके पता करोगे कि कौन से रीजन की वजह से हुआ, और जोन सा भी रीजन सबसे बड़ा निकलेगा उसको फाइनल एंड ओनली रीजन माना जाएगा। मान लो मैंने बोला था जैसे कि इस कमरे में जितना सामान रखा है अगर वो जल जाता है तो मैं इंश्योरेंस करवाता हूं। अब हुआ क्या कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया, सामान भी जल गया और कुछ दोनों चीजें एक साथ हो गई। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, अब उनके सामने ये चैलेंज कि हम कैसे पता लगाएं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सामान जला है या आग की वजह से सामान जला है या फिर बाढ़ आ गई थी तो सारा ऐसे ही बह गया। मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, एक या एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं। या चलो और एक एग्जांपल देते हैं कि मैंने लाइटर जला के डाल दिया था सिगरेट पी के। अब आई डोंट स्मोक बट फॉर एग्जाम्पल कि सिगरेट पी के मैंने साइड में फेंक दी थी और वो जल रही थी, उससे लकड़ी के सामान ने आग पकड़ी, उससे आसपास वाली चीजों ने आग पकड़ लिया, पूरे कमरे में आग लग गई। या फिर ऐसा हुआ है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। तो पहले ये देखा जाएगा कि कौन से रीजन की वजह से मेजर लॉस हुआ है, फिर जो भी रीजन निकलेगा उसको फाइनल माना जाएगा। तो अगर उस कमरे में 2 रीजन की वजह से आग लगी है, एक शॉर्ट सर्किट और एक कैच फायर, कोई सुलगती हुई कोई लकड़ी आ गई, कोई सिगरेट आ गई, व्हाटएवर, तो 2 रीजन की वजह से आग लगी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कौन सा रीजन बड़ा था, और कौन से रीजन की वजह से ज्यादा डैमेज हुआ है। शॉर्ट सर्किट से ज्यादा डैमेज हुआ है होने के चांसेस थे, या ये सिगरेट से ज्यादा डैमेज होने के चांसेस थे। तो जो भी रीजन निकल के आएगा, मान लो शॉर्ट सर्किट, तो ये फाइनल हुआ कि जी शॉर्ट सर्किट से ज्यादा आग लगी है, शॉर्ट सर्किट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस फायर। सिगरेट तो सिर्फ ऐसी एक
कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे, खाना नहीं खाते, बहुत सारा खाना खाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, गुलाब जामुन आ जाता है, तो वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे एक रीजन रहा बस, छोटा मोटा सा। तो फिर जो शॉर्ट सर्किट वाला इंश्योरेंस था वो तो मिल जाएगा, लेकिन सिगरेट वाला इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो जो भी रीजन मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, डोमिनेंट होगा, उस रीजन को फाइनल कंसिडर करेंगे। विद दैट ये स्लाइड हमारी खत्म होती है। फटाफट नोट डाउन करो और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला इंश्योरेंस है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट इज डेथ। तो डेथ के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है, डेथ हो जाती है तो ये प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब लॉस को गुड डेथ के टाइम पे किया जाएगा। प्रीमियम पेबल ईदर ऑन डेथ और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी, कि या तो पॉलिसी जब एक्सपायर होगी तब पैसा मिलेगा, या फिर किसी की डेथ हो जाती है पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले, किसी की मतलब जिसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो जिसका इंश्योरेंस करवा रखा था उसकी उस पॉलिसी खत्म होने से पहले डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे पैसा मिल जाएगा। वरना अगर पॉलिसी पहले खत्म हो जाती है तो उसके खत्म होने के टाइम पे पैसा मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिली एट प्री मेच्योर डेथ। अगर किसी की टाइम से पहले ही प्री मेच्योर डेथ हो गई है तो उस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा सा फाइनेंशियली। एडुकेट अमाउंट टू ओल्ड एज, अगर कोई वृद्ध है, बूढ़े मम्मी पापा है, उनके बेटे की डेथ हो गई, कोई पैसा कमाने वाला फैमिली में बचा नहीं है, तो उस टाइम पे पैसा इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है, तो थोड़ी सी मदद हो जाती है ओल्ड एज के लोगों को भी। ऑल्सो एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस से ज्यादा ये कि इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितने भी पैसे आप दे रहे हो वो सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो एक तरीके से आप अपना पैसा सेव कर रहे हो और उस सेविंग पे, पॉलिसी पे LIC वाली जैसी कंपनीज इंटरेस्ट वगैरह तो देती रहती हैं, तो जितना पैसा दिया उससे ज्यादा ही मिलेगा, इंटरेस्ट मिला के अमाउंट मिलेगा। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट हम सबने पढ़ा है, प्रिंसिपल आप देते हो, अमाउंट आपको मिलता है, तो इट इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। पैसे कम नहीं होते हैं, बढ़ जरूर सकते हैं। मेन एलिमेंट्स आते हैं, तो मेन एलिमेंट्स इसके हों चाहे और किसी टाइप के इंश्योरेंस के हो, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स इस पे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मेन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, जैसे हमने हार्ट अटैक का एग्जांपल देखा था कि मैंने हार्ट अटैक का इंश्योरेंस करवाया है और मेरे दिल में कोई बीमारी है और मैंने वो बताई नहीं, तो फिर पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ। सही बात है भाई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अपनी जिंदगी में तो सबको इंटरेस्ट होता ही है, कोई मरने का ऐसा तो कुछ चाहता नहीं है। और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट देखो, मस्ट हैव इंटरेस्ट व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी डज नॉट मैटर। मतलब जब इंश्योरेंस लिया था तब अपनी जिंदगी में आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, मरने के टाइम पे या इंश्योरेंस पूरे होने के टाइम पे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक थोड़ा सा लाइट सा पॉइंट है, फनी सा पॉइंट है, लेकिन ये उस केस में आप ज्यादा अच्छे से समझोगे जब आप देखो, जब पापा लोग अपने बच्चे लोग का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें एट द टाइम ऑफ जब इंश्योरेंस कराया था तब तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बीच में मान लो उनका डाइवोर्स हो गया, बच्चे चले गए मम्मी के साथ, पापा का और उनसे कोई लेन देना नहीं है, इंडिया के पापा अच्छे होते हैं, मैं फॉरेनर पापा की बात कर रहा हूँ, तो अब उनका उन बच्चों में कोई लेना देना है नहीं, तो जब पॉलिसी खत्म हो रही है तो इंटरेस्ट हो ना हो उनकी जिंदगी से उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है जिसका नाम है नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, क्योंकि आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि किसी की जान जाने से कितने का लॉस होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो हमारे पास है वो है फायर इंश्योरेंस। फायर, आग लगाने वाला इंश्योरेंस। फॉर अ लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ सर्टेन अमाउंट। अप टू अ सर्टेन अमाउंट इसलिए लिखा है कि जो आपकी पॉलिसी की अमाउंट होगी मैक्सिमम उतना आपको कंपनसेशन मिल पाएगा। मैंने पीछे बोल दिया था कि भाई उससे कम भी मिल सकता है और उससे ज्यादा भी मिल सकता है, वो ज्यादा वाला पॉइंट आएगा इधर, कहाँ गया, हेल्थ इंश्योरेंस में, मेराइन इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस में आप देखो तो इसके मेन एलिमेंट्स में लिखा हुआ है इट इज अ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अपनी पॉलिसी अमाउंट ही मिलेगा, या तो आपका पॉलिसी अमाउंट मिलेगा या जितने का आपको लॉस हुआ है वो मिलेगा, विच एवर इज लोअर। तो फॉर अ लॉस या डैमेज कॉज्ड बाय फायर के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगले 10 साल में फायर से लॉस होगा तो मिलेगा, 11वें साल में होगा तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। अप टू अ सर्टेन अमाउंट के 10 लाख का तक का होगा तभी मिलेगा, 11 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। देयर मस्ट बी लॉस। तो जो दो कंडीशन जरूरी है वो उसमें से पहली है कि भाई कुछ एक्चुअल लॉस हुआ होना चाहिए।
ऐसे नहीं फालतू में ढिंडोर पीट दिया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, नुकसान कुछ हुआ नहीं, कुछ एक्चुअल लॉस होना चाहिए। और फायर मस्ट बी एन एक्सीडेंट, और जो आग लगी है वो एक एक्सीडेंट की वजह से लगनी चाहिए। इंटेंशनली आप खुद ने जाके आग लगा दी और वहां पे जाके इंश्योरेंस कंपनी के सामने हल्ला कर दें, वो नहीं चलेगा। एक्सीडेंट में ही आग लगनी चाहिए। मेन एलिमेंट्स पे पढ़ते हैं तो सबसे पहला इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे होना चाहिए, जब पॉलिसी ली तब भी और जब लॉस हुआ तब भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इसलिए कि इंश्योर्ड का ये काम है कि वो जिस भी सामान को इंश्योर करवा रहा है अगेंस्ट फायर उसका नेचर बताए। ऐसा नहीं कि कोई ज्वलनशील वस्तु मतलब जो आसानी से आग पकड़ लेती है ऐसी चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सामने वाले को बताया नहीं कि भाई ये जल्दी से आग पकड़ लेगी और इंश्योरेंस करवा के बैठ गए, तो उस केस में इंश्योरेंस कैंसिल भी हो सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है चीज है इसका नेचर ऐसा है, इसके फीचर्स ऐसे हैं और ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो आप उसी हिसाब से देख लो। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी मैंने अभी डिस्कस किया था कि अप टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज रिकवरेबल, मतलब जितनी आपकी पॉलिसी की प्राइस वैल्यू है मैक्स टू मैक्स उतना ही पैसा आप रिकवर कर सकते हो। ओनली व्हेन द फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आग मेजर रीजन, डोमिनेंट रीजन होना चाहिए लॉस का, तभी इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आग की वजह से और कोई भी रीजन है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो हमारे पास है वो है मैराइन इंश्योरेंस। नाम से पता चलता है ये कुछ लेना देना इसका सी के साथ है। तो फॉर कंप्लीट और पार्शियल लॉस एट सी, सी पे कोई भी कंप्लीट लॉस होगा या पार्शियल लॉस होगा गुड्स का वो इसमें कवर हो जाएगा। कंसिडरेशन अगेंस्ट गारंटी, तो जो गारंटी मिलती है सामने वाली पार्टी की उसके बदले में आप कंसिडरेशन देते हो। 3 टाइप की मैराइन इंश्योरेंस होती है, शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस। शिप इंश्योरेंस मतलब अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय डैमेज टू शिप, अगर शिप में डैमेज होने की वजह से तुम्हारे सामान को कोई दिक्कत हुई तब शिप इंश्योरेंस काम में आएगा। अगर कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू शिप, शिप तक सामान ले जाते वक्त, शिप तक सामान ले जाने के वक्त अगर आपका लॉस होता है तो वो कार्गो इंश्योरेंस में कवर होगा। और फ्लाइट इंश्योरेंस मतलब इफ कार्गो डज नॉट रीच टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब कौन, इंश्योर्ड मतलब होता है शिपिंग कंपनी। बेसिकली शिपिंग कंपनी अपना इंश्योरेंस कराएगी, सामान खुद चल के तो जाएगा नहीं अपना इंश्योरेंस कराने। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस शिपिंग कंपनी को बाहर से कोई ऑर्डर रिसीव करना था, बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसलिए उसने उसका फ्लाइट इंश्योरेंस करवा लिया और बाई चांस शिप में कुछ हो गया और सी में उस सामान का हो गया लॉस, सी में वो सामान डूब गया। उस केस में क्योंकि शिपिंग कंपनी को पैसे कब मिलते, जब वो सामान रिसीव हो जाता है। शिपिंग कंपनी का क्या काम है कि सामान शिप में से उतार के जिसका भी सामान जो भी उस सामान का मालिक है उसके गाड़ी में लोड करवाना, तो उसके लिए वो चार्ज करता है फ्राइट। अगर सामान आया ही नहीं तो कोई उससे सामान डाउनलोड मतलब उतरवाएगा ही नहीं और शिप अपने टेम्पो में, ट्रक में, व्हाटएवर उसमें भरवाएगा ही नहीं। तो मतलब बेसिकली उसका तो भैया पैसा चला गया खत्म, उसको तो अब फ्राइट चार्जेस मिलेंगे नहीं। तो इसी फ्राइट चार्जेस के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस होता है उसको फ्राइट इंश्योरेंस कहते हैं। कि बाई चांस अगर सामान हमारे इंश्योर्ड तक नहीं पहुंचा तो उस केस में उसको ये फ्राइट इंश्योरेंस काम आएगा। मेन एलिमेंट क्या है मैराइन इंश्योरेंस के, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दैट इज कैन रिकवर एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। यहाँ पे था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, वहां है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट इंश्योरेबल, इंश्योरेंस की अमाउंट तक ही रिकवर कर सकते थे, वहां पे जितने का एक्चुअल लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे, नो मैटर इंश्योरेंस का कितना अमाउंट। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जी यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि कैसा नेचर का सामान है, कौन सी शिप से आ रहा है, कैसी शिप है, कौन लेके आ रहा है, क्या नहीं, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज होने चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ लॉस नॉट एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस। इसमें थोड़ा उल्टा है, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस इंटरेस्ट कब होना चाहिए था, जब पॉलिसी ली। फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम, जब पॉलिसी ली और लॉस हुआ। मराइन इंश्योरेंस में तब होना चाहिए जब लॉस हुआ। पॉलिसी लेते वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन जब लॉस हुआ तब उस सामान में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ कॉजा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जो भी इन तीनों में से जो भी रीजन के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवा रहे हो वो प्रॉक्सिमेट कॉज या डोमिनेंट कॉज होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं आऊंगा तो इट कवर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी
फ्रॉम इलनेस और एक्सीडेंट, कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी इलनेस की वजह से, उसकी एक्सीडेंट अगर उसे कुछ हो जाता है उसकी वजह से जो पैसे की तंगी झेलनी पड़ सकती है, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी, अभी हम इसको मेडिक्लेम पॉलिसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। क्या क्या इसमें कवर होता है कि भाई हॉस्पिटल में जो भी आपके खर्चे हैं वो कवर होंगे। और रिप्लेस इनकम लॉस व्हाइल इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क, और अगर आपका कोई फैमिली का अर्निंग मेंबर का कोई दिक्कत हो जाती है, मतलब अगर उसका एक्सीडेंट या इलनेस हुआ है तो फैमिली की इनकम बंद हो जाएगी ना, तो उस केस में ये इंश्योरेंस का पैसा फैमिली को एज एन इनकम मदद करेगा और रिप्लेस करेगा जब तक वो बंदा बीमार है तब तक। तो ये सारा था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सारी थी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमने देखी, और इसी के साथ इंश्योरेंस वाला चैप्टर भी खत्म, बिजनेस सर्विसेज भी खत्म। अच्छा, मैंने अभी अपना शेड्यूल देखा, ये चैप्टर एक्चुअली मैंने 3 पार्ट में बांट रखा था, बट लकीली हम इसको 2 ही पार्ट में कवर कर पाए। तो अगर हो पाएगा आगे किसी चैप्टर को मैं 1 पार्ट ज्यादा दे दूंगा, वरना बिजनेस स्टडीज हमारा जो 11 दिन का था कि 11 दिन में 1 सब्जेक्ट खत्म करेंगे और 17 दिन में पूरा सिलेबस, तो बिजनेस स्टडीज शायद 11 दिन से पहले ही खत्म हो जाए। तो ठीक है, जैसे भी बात बनेगी हम देख लेंगे। ये अच्छी बात है कि 2-3 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर हमने 2 दिन में खत्म कर लिया। उसी के साथ बिजनेस स्टडीज के 4 चैप्टर खत्म हो गए। यार टेंशन का थोड़ी सी तो कम हुई ना, 5वां दिन, और अभी तो 5वें दिन की एक वीडियो रह रही है, पार्ट 2 रह रहा है, उसमें नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए आपका जो काम है वो ये है कि इसको रिवाइज तो करना ही है, बट साथ में, क्योंकि शाम को भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट चैप्टर चालू करना है, और वो चैप्टर चालू कब होगा, वीडियो कब मिलेगी, जब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा बता दो सर कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन सी मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।